Hello everyone, my name is Yogita Sharma, Assistant Professor in Commerce and Management at DIPS IMT Ramneek Avenue, Jalandhar. The topic I am going to discuss today is collective bargaining. So what is collective bargaining? First of all, we will discuss its meaning. So collective bargaining होती क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में मिलकर बार्गेनिंग करते हैं रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, वो कोई डिस्कशन करते हैं ताकि वो किसी अल्टीमेट एक सोल्यूशन पे पहुंच सके, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। मिलजुल के बार्गेनिंग करना। यहाँ मिलजुल के में एक पार्टी हमारी मैनेजमेंट होती है और दूसरी पार्टी हमारे वर्कर्स होते हैं। इंट्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है अराइज होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, और डिस्प्यूट किसी भी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। उन डिस्प्यूट की वजह से चाहे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट हैं, या हम सोसाइटी की बात करें, सबको उसका नुकसान ही होगा। जैसे कि मैनेजमेंट की केस में अगर आप सोचो तो डिस्प्यूट की वजह से मैनेजमेंट को क्या नुकसान होगा? लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो इंफीरियर क्वालिटी के सामान बन जाए, कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, या ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक्स बढ़ जाएं, या लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाए, या हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, या हमारा प्लांट जो है वो बंद हो जाए। और इसी तरह से एम्प्लॉयज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं ड्यू टू दीज डिस्प्यूट्स। हो सकता है कि उनको लॉस ऑफ वेजेस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, या उनकी जॉब चली जाए, या वहाँ पे लॉकआउट हो जाए। सिमिलरली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो किसी भी जो नेशन है उसकी प्रोग्रेस के लिए भी एक तरह से बैरियर क्रिएट करेंगे। जहाँ किसी नेशन में, किसी भी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्मूथली नहीं चलेंगी, तो अल्टीमेटली वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। देन इज डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये डेफिनेशन हमें दी हुई है टडविक टेलर की। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ सिंगल एम्प्लॉयर और एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑन दी वन हैंड। तो एक साइड पे क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, या तो कोई सिंगल एम्प्लॉयर हो सकता है, या कोई एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन हो सकती है, जबकि अदर हैंड पे क्या होगा, लेबर यूनियन ऑन दी अदर, दूसरी साइड पे लेबर्स की यूनियन है, विच रेगुलेट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अल्टीमेटली कलेक्टिव बार्गेनिंग का काम क्या है, उस पर्टिकुलर जॉब की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको आपस में सेटल डाउन करना। देन इज फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो मेन फीचर्स क्या हैं इसके? फर्स्ट इज द कलेक्टिव प्रोसेस। कलेक्टिव बार्गेनिंग नाम से पता चल रहा है ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है, टू वे ग्रुप प्रोसेस है, जहाँ पे एक साइड पे एम्प्लॉयर्स हैं और दूसरी साइड पे एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और वो आपस में नेगोशिएशंस करते हैं। देन नेक्स्ट इज दी स्ट्रेंथ। बोथ दी पार्टीज इन कलेक्टिव बार्गेनिंग आर स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल। हम ये मान के चलते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग तभी पॉसिबल है जब दोनों ही पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हैं और अपने आप को एक दूसरे के इक्वल समझती हैं। दोनों में से दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी तभी वो बार्गेनिंग कर सकती हैं। अगर पहले ही एक पार्टी वीक है जो बार्गेनिंग कर ही नहीं सकती, तो उसमें मीटिंग में बैठने का उसका कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो ऑटोमेटिकली आपको सामने वाली पार्टी डोमिनेट कर रही है और आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, तो वहाँ बार्गेनिंग तो एग्जिस्ट ही ना करी। तो इसलिए जब बार्गेनिंग होती ही वहां पे है जहां पे दोनों पार्टीज जो हैं वो इक्वली स्ट्रांग हैं और एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस कर सकती हैं। Then next is the voluntary. Both parties come to the negotiation table voluntarily in order to go in particular negotiation. So किसी भी negotiation को एक एंड मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो दोनों पार्टीज होती हैं वो वॉलंटरीली इसमें पार्टिसिपेट करती हैं अपनी मर्जी से। सो इट इज बेस्ड ऑन डिस्कशन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये सारा का सारा जो डिस्कशन है ये किसके ऊपर बेस्ड है? म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, यानी कि वो दोनों पार्टीज एक दूसरे पे विश्वास भी करती है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करती हैं।
Then is formal. It is a formal process in which certain employment related issues are to be regulated at national, organization and workplace levels. So collective bargaining जो है ये एक तरह का एक formal process है जिसमें employment से related जो issues होते हैं उनको discuss किया जाता है. तो ये जो issues हैं वो national level के भी हो सकते हैं, ये किसी particular organization से related भी हो सकते हैं या किसी particular workplace से related भी हो सकते हैं. Next is flexible. It is a flexible and continuous process and not fixed or static. कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है. फ्लेक्सिबल का मतलब है जिसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती हैं, और कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑलवेज चलती रहती है. कभी आप किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेके बार्गेनिंग करते हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज आपस में बार्गेनिंग करते हैं और सपोज कि वो एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो एक बार मीटिंग ओवर हो गई तो वो काम खत्म हो गया. आने वाले टाइम पे फिर और कुछ नए डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, कोई नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, देन वो उसको लेके कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है. तो इसलिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. And then is improvement. It is a method to improve the employer-employees relation in the organization and resolve the management and employees conflict. Obvious सी बात है, collective bargaining में जब दोनों पार्टीज यानी कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज जो हैं, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जब वो मिलके बैठ के डिस्कशंस करते हैं तो इससे अल्टीमेटली कम्युनिकेशन करने की वजह से उनके आपस में जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होते हैं और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज जो हैं उनके कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व होते हैं. किसी भी तरह की अगर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाती हैं. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन. कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो किसके बीच में होती है? उसमें एक होते हैं, एक साइड पे होते हैं हमारे एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरी साइड में होते हैं मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स. सो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज के साथ डील नहीं करती है. इनफैक्ट जो नेगोशिएशंस है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में की जाती है, यानी कि पूरी मैनेजमेंट को नहीं बैठना, मैनेजमेंट के कुछ नुमाइंदे वहाँ बैठेंगे और सिमिलरली सारे के सारे एम्प्लॉयज को नहीं बैठना, एम्प्लॉयज के जो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो वहाँ पे बैठेंगे. Then next main feature is dynamic. Collective bargaining is dynamic, that go on changing over a period and grows and expand the way of agreement, the way of implementation and way of discussion. So जो collective bargaining है ये एक dynamic process है. dynamic क्या होता है? which keeps on changing, जो बदलता रहता है. तो ये उसने कहा कि टाइम पीरियड के साथ साथ ये प्रोसेस भी चेंज होता रहता है. इसमें उनका आपस में एग्रीमेंट करने का तरीका चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ वो अपने जो डिसीजंस वहाँ पे लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका चेंज हो गया है और उनका आपस में डिस्कशन करने का तरीका भी अब चेंज हो गया है. नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इज कंटिन्यूस. कलेक्टिव बार्गेनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है और इट बिगिंस विद एग्रीमेंट. ये हमेशा शुरू कहाँ से होगा? एग्रीमेंट से. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड फर्दर नेगोशिएशन. सबसे पहले एग्रीमेंट किया जाएगा, फिर एग्रीमेंट के ऊपर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अल्टीमेटली फिर दोबारा उसके ऊपर नेगोशिएशंस की जाएंगी. एंड देन लास्ट इज बाईपार्टाइट प्रोसेस. बाईपार्टाइट का मतलब होता है विच इन्वॉल्व्स टू ग्रुप्स. सो यहाँ पे भी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसमें दो ही ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं. वन साइड इज ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर साइड इज ऑफ एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स. सो उनका फेस टू फेस जो टॉक है उसके बेसिस पे ही कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है. After that, next topic I am going to discuss is objectives of collective bargaining. collective bargaining के objective क्या हैं? क्यों collective bargaining की जाती है? देखो सिंपल है. collective bargaining करने का पहला पर्पस क्या है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं किसी इशू को लेके, किसी मुद्दे को लेके, उन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना इनका ऑब्जेक्टिव है. देन वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इनका ऑब्जेक्टिव है. और यहाँ वर्कर्स का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? थ्रू कलेक्टिव एक्शन, क्योंकि सारे वर्कर्स जो हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में मिलके एक साइड पे खड़े हैं. बस ये है कि बात करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जा रहे हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियसली सारे के सारे एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
कैरी आउट द नेगोशिएशंस वॉलंटरली विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रह के जो भी आपको इश्यूज हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको आपस में बैठ के मिल बैठ कर आप उनको सॉर्ट आउट करो और किसी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी वहां पे इंटरफेयर ना करे। नेक्स्ट इज अराइव एट एन एमिकेबल एग्रीमेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक गिव एंड टेक का प्रोसेस है। गिव एंड टेक का मतलब यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है कि जब आप बार्गेनिंग करने बैठे हैं तो वहां पूरी की पूरी जो इम्प्लॉय ने बोल दिया वही माना जाएगा, मैनेजमेंट कुछ नहीं करेगी, या जो मैनेजमेंट ने कह दिया वही माना जाएगा, इम्प्लॉय आगे से कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पार्टीज हमने पहले ही पढ़ा है कि इक्वली स्ट्रांग है, इक्वली वो नेगोशिएशंस कर सकती हैं। तो गिव एंड टेक प्रोसेस है, यानी कि अगर एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी जो डिमांड्स लेके आए थे, अगर उनमें से वो सारी डिमांड्स नहीं भी मानी गई तो एक आधी डिमांड वो छोड़ भी सकते हैं, उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। सिमिलरली उधर से मैनेजमेंट भी, जरूरी नहीं है कि अगर वो एम्प्लॉयज की बातें मान रही तो वो सारी बातें माने, वो उनमें से किसी एक आधे पॉइंट को छोड़ भी सकती है या अपनी तरफ से कोई एक आधी कंडीशन और ऐड भी कर सकती है। तो इट इज ए गिव एंड टेक प्रोसेस। मतलब बेसिकली जो एडजस्टमेंट करनी है वो दोनों ही पार्टीज को करनी है। देन इज टू अराइव एट एन एग्रीमेंट ऑन दी वेजेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में मुद्दे क्या होते हैं डिस्कशन करने के? वेजेस से रिलेटेड मुद्दा हो सकता है कि जैसे आप एम्प्लॉयज वेजेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन जो मैनेजमेंट है वो नहीं बढ़ाना चाहती, या फिर कोई और वर्किंग कंडीशंस वो चाहते हैं कि बेटर की जाए या उनको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाए लेकिन मैनेजमेंट उस बात पे नहीं मान रही है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करके वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। Then next is to have peaceful coexistence for the mutual benefit and progress. So ultimately collective bargaining में क्या होगा, जब employer और employees दोनों ही आपस में मिल बैठकर डिस्कशन करेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे उसने कहा कि पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहेगा जिससे ऑब्वियसली उनको म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा। म्यूचुअल मीन्स दोनों ही पार्टीज को इस चीज का फायदा मिलेगा और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी प्रोग्रेस करेगी। एंड लास्ट इज टू मेंटेन द एम्प्लॉयर रिलेशन बायलैटरली। सो अल्टीमेटली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस को हेल्दी वे से मेंटेन करना भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का ही एक ऑब्जेक्टिव है। देन इज असेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर हम चाहते हैं कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो हमारा प्रोसीजर है ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, सक्सेसफुली वहाँ पे चल जाए, तो इसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस है जो हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज फेवरेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट। सो अच्छी पॉलिटिकल या फेवरेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट हमें प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि जो बहुत हमें कुछ हार्ड या स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं रखने चाहिए मैनेजमेंट को कि एम्प्लॉयज जो हैं उनको ये रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं हो सकता, तो इसको बिना हम मानेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा अपने वर्कर्स के अकॉर्डिंग भी उनको अगर आप रूल्स रेगुलेशंस थोड़ा उनके अकॉर्डिंग भी बनाएंगे तो वो उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे। देन इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें आपको बताया गया है कि जो भी एसोसिएशंस जो बनाई गई हैं उसमें ऑब्वियसली फ्रीडम है, कोई भी मैनेजमेंट में से रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे और एम्प्लॉय के भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो उसको ज्वाइन करेंगे तो उनके पास पूरी फ्रीडम है ज्वाइन करना है नहीं करना है। देन इज स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन है वो ऑब्वियसली स्टेबल होनी चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग का तभी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो अगर ट्रेड यूनियन ऐसी है जो आज बन रही है कल को टूट रही है, फिर कुछ नए वर्कर्स आ रहे हैं पुराने छोड़ के जाए जा रहे हैं, तो अगर ट्रेड यूनियन खुद ही स्टेबल नहीं है तो मैनेजमेंट जो है वो इस तरह की ट्रेड यूनियंस को ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं है और उनकी डिमांड्स को इतना कंसिडर नहीं करती है। तो ट्रेड यूनियन का स्टेबल और स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। देन इज विलिंगनेस टू गिव एंड टेक। ये भी हमने पढ़ लिया पीछे कि दोनों ही पार्टीज, चाहे वो मैनेजमेंट की बात करें या एम्प्लॉयज की बात करें, गिव एंड टेक का जो एक एटीट्यूड है वो दोनों के अंदर होना चाहिए। दोनों में से किसी भी पार्टी के माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी ही बात मानी जाए और हमने उनकी कोई बात नहीं सुननी। आपको कुछ बातें अपनी भी मनवानी है और कुछ बातें आपको उनकी भी माननी पड़ेंगी, इसके लिए हमें पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। देन नेक्स्ट इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट। ये भी पॉइंट हम कर चुके हैं पहले कि दोनों ही पार्टीज का जो है एक दूसरे को उनको रिकॉग्नाइज करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है।
देन नेक्स्ट इज चेंज ऑफ एटीट्यूड। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग में हमारा एक जो ज़रूरी पॉइंट ये है कि दोनों ही पार्टीज जो हैं उनके अंदर वो जो एटीट्यूड चेंज करने की फीलिंग है वो होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से आपका माइंड सेटअप ऐसा है, जैसे मैनेजमेंट ये सोच रही है कि एम्प्लॉयज़ हमारी बात मानेंगे ही नहीं, हमने मनवा के रहनी है। एम्प्लॉयज़ सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट कभी हमारा भला सोचेगी ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो उनका एटीट्यूड अपना पहले चेंज करना चाहिए कि एक दूसरे के बारे में भी सोचें। नेक्स्ट इज प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। जब दोनों ही पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ रहे हैं सामने, तो वो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर मीन सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी और एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी। एंड देन इज ऑब्जेक्टिव नेचर। तो अल्टीमेटली जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसका ऑब्जेक्टिव नेचर होता है। ऑब्जेक्टिव नेचर मीन्स कि आपको जो अल्टीमेटली आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना आपका मेन पर्पस है थ्रू दैट बार्गेनिंग। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द प्रेपरेशन। सो प्रेपरेशन में क्या है, इट इज कंपोजिशन ऑफ अ नेगोशिएशन टीम। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है, कंपोज करना है। क्या क्या प्रिपेयर करना है हमने यहाँ पे दोनों साइड्स ने अपनी अपनी एक टीम प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि सारे की सारी मैनेजमेंट या सारे के सारे एम्प्लॉयज़ नहीं जाते हैं वहाँ जाते हैं सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स। सो मैनेजमेंट अपनी तरफ से अपनी एक टीम बिल्ड करती है, एक टीम तैयार करती है, और सिमिलरली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी तरफ से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की एक टीम तैयार करते हैं। तो दोनों में ही उन्होंने ये ध्यान रखना है अपनी टीम बनाते हुए कि टीम के मेंबर्स के अंदर कुछ जो क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं वो होनी चाहिए। जैसे मैनेजमेंट की अगर टीम तैयार हो रही है रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो उसमें मैनेजमेंट के लोग ऐसे होने चाहिए जिनको लेबर लॉ के सारे जो लेबर लॉ की पूरी नॉलेज हो और जो नेगोशिएशन करने के काबिल भी हों, बोल सकें वर्कर्स के आगे, बात कर सकें, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। सिमिलरली आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में भी ऐसी क्वालिटीज़ हम कुछ बेसिक एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि अगर टीम बनाई जा रही है रिप्रेजेंटेटिव्स की तो वो कैसे होने चाहिए। वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होने चाहिए, उनको भी अपने वर्किंग एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उनको ये पता होनी चाहिए कि हम कौन सी डिमांड्स लेके जा रहे हैं, किसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। और नेगोशिएशन जो मेन आपका है वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि हम मैनेजमेंट के सामने बैठ के उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंट वो लोग होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया प्रेपरेशन। देन सेकेंड स्टेप है जी हमारा डिस्कशन। तो डिस्कशन में क्या करना है, यहाँ दोनों ही जो पार्टीज हैं वो अपने अपने लेवल पे बैठ के पहले डिस्कशन करती हैं। डिस्कशन करते टाइम वो क्या करते हैं, वो अपने लिए ग्राउंड रूल्स सेट कर लेते हैं। जैसे अगर मैनेजमेंट की ये पूरी टीम बैठी हुई है तो ये आपस में पहले ही डिस्कशन करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि जब हम एम्प्लॉयज़ से मिलेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, तो वहाँ पे हम कौन कौन सी उनकी बातें हैं जो आपको पता है कि वो वहाँ आपके सामने डिमांड्स रखेंगे, तो कौन कौन सी हम मान सकते हैं, किस बात को हमने बिल्कुल नहीं मानना है, किस पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। सिमिलरली इसी तरह की डिस्कशन जो है वो उधर आपकी जो लेबर यूनियन होगी वो भी करेंगे। वहाँ भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी पहले डिस्कशन करके आते हैं कि हमने अपनी कौन कौन सी डिमांड सामने रखनी है। मैनेजमेंट अगर हमें कन्विंस करती है अपनी बातों से तो हम उनकी कौन सी बात मान सकते हैं, कौन सी बात को हमने बिल्कुल कंसीडर नहीं करना। इतना डिस्कशन करने के बाद थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है जी प्रपोजल। प्रपोजल में क्या है, अब जो भी आपने अपनी अपनी टीम में बैठ के डिस्कशन करके जो टर्म्स तैयार की होंगी, जो कंक्लूजन्स निकाले होंगे, वो कंक्लूजन्स जो हैं दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। सो इट इज़ बेसिकली एन ओपनिंग स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, आप सामने वाली पार्टी यानी कि जो लेबर के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो मैनेजमेंट को अपना प्रपोजल देंगे और मैनेजमेंट जो वो अपना एक प्रपोजल तैयार करके सामने लेबर यूनियन को प्रोवाइड करेगी कि हमने आपके लिए ये, हमारी तरफ से ये प्रपोजल है, हम आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, हम इतना इतना कर सकते हैं आपके लिए। देन नेक्स्ट इज दी बार्गेनिंग। फोर्थ स्टेप बार्गेनिंग है। यहाँ पे अब क्या है, जो प्रपोजल दोनों पार्टीज ने बनाया है अब उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन की जाएगी और बार्गेनिंग की जाएगी। यानी कि वर्कर्स जो हैं वो मैनेजमेंट के प्रपोजल को पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट हमें क्या क्या बेनिफिट वगैरह देने के लिए रेडी है। तो अगर आप उसमें खुश हो कि नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो अभी कम है, आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, तो आप उसके लिए बार्गेनिंग करेंगे। सिमिलरली उधर से मैनेजमेंट जो है वो आपका प्रपोजल पढ़ चुकी है कि आप कितना काम करने के लिए रेडी हैं या कितने वेजेस लेने के लिए रेडी हैं, तो वो अपनी तरफ से बार्गेनिंग करने की कोशिश करेगी। हो सकता है वो आपका काम करने का टाइम बढ़ाने की कोशिश करे या वेजेस को थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करे, एक्सेट्रा।
और देन लास्ट इज द फाइनल एग्रीमेंट एंड सेटलमेंट। तो अल्टीमेटली इस स्टेप पे आके क्या किया जाएगा, यहाँ पे आके दोनों ही पार्टीज जो हैं वो एक फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंच जाएंगी। जब दोनों ने आपस में पूरी फेस टू फेस बैठकर डिस्कशन कर ली है, तो अब यहाँ पे जो फाइनल टर्म्स उनकी सेटल होंगी, जिस पे फाइनल एग्रीमेंट किया जाएगा, वो यहाँ पे प्रपोजल जो है वो सेटलमेंट जो है वो की जाती है। तो दिस वॉज द लास्ट स्टेप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये इतना टॉपिक हमने आज बेटा स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है इसके आई विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।